Hello everyone, welcome to Entire Science. In this video, we will talk about our chapter 3 Dimensional Analysis. अब सबसे पहले ये समझते हैं कि dimensions होती क्या हैं. All the physical quantities in physics can be expressed in the form of their dimensions. जितनी भी physical quantities होती हैं, जैसे कि fundamental और derived quantities, वो सब के सब dimensions के term में represent हो सकती हैं. इन्हीं को हम लोग बोलते हैं dimensional क्वांटिटीज. अब यहां पे देखते हैं फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं, जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनिसिटी के लिए कैंडेला और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर एंड लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल. ये यूनिट तो हमें ये समझाता है कि इनको हम लोग किस टर्म में मेजर कर सकते हैं, पर डायमेंशंस इनके अलग तरीके से हम लोग निकालते हैं. जैसे यहाँ पे लेंथ के लिए जो डायमेंशन होता है उसको एल बोलते हैं, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, ल्यूमिनिसिटी के लिए जे और इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल. अब इनमें से जो एल एम टी जो लेंथ, मास और टाइम के लिए होता है उनको हम लोग बेसिक डायमेंशंस बोलते हैं और इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम लोग अपनी सारी डायमेंशन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. उनको रिप्रेजेंट करने का रूल क्या है? पहला रूल है ऑलवेज राइट डायमेंशन इन द ब्रैकेट. सारे डायमेंशनल को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे. एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे लेंथ के लिए लिखना है तो लेंथ को हम लोगों ने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है. दूसरा, द पावर सिंपली रेज टू जीरो इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे इस चीज को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब मुझे वेलोसिटी के लिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले इसका फॉर्मूला पुटअप करेंगे और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं दैट इज इन मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लिखेंगे दैट इज मीटर और टाइम की यूनिट लिखेंगे दैट इज सेकेंड. अब मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ के टर्म्स में और हमें लेंथ की डायमेंशनल पता होती है दैट इज एल, और एस के लिए टाइम के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग किस में, दैट इज सेकंड्स में, और उसको हम लोग लिखेंगे एस. और टाइम की जो डायमेंशनल होती है उसको हम लोग डायमेंशन जो होती है उसको लिखते हैं अंडर ये टी. अब ये टी जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में बन जाएगा. हमारा आंसर क्या आएगा? दैट विल बी एल टी इनवर्स माइनस 1. अगर किसी भी क्वांटिटी के पास यूनिट में यहां पे पावर पे नहीं होता तो हम लोग वहां पे जीरो रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम लोग एम एल टी से अपनी डायमेंशन को मेजर कर रिप्रेजेंट करते हैं और इस एग्जांपल में जैसे एम के पास कोई भी पावर नहीं है तो उसको जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा. एल के पास पावर 1 है तो 1 को लिखा नहीं जाता, लिख भी सकते हैं बट यहाँ पे पावर को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है तो नहीं लिखना है. टी के लिए क्या है? दैट विल बी -1 क्योंकि वो इनवर्स में जा चुका है. अब प्लेन एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनल क्वांटिटीज. फिजिक्स में जो लास्ट दो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज में इंक्लूड किया हुआ है दैट आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज होती हैं. ये पॉइंट याद रखना है. अब कुछ बेसिक रूल्स जानने के बाद ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वेरियस क्वांटिटीज के पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या क्या होता है. सबसे पहले वेलोसिटी के लिए देखते हैं और स्पीड के लिए, दोनों का सेम होता है. फर्स्ट, इनका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है याद करना. तो लर्निंग पोर्शन में अगर हम लोगों को फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो कोई भी डायमेंशनल नहीं निकाली जा सकती. तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मूलाज एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द डायमेंशंस. नाउ वेलोसिटी और स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? दैट विल बी मेजरमेंट. जो डिस्टेंस की यूनिट होती है दैट विल बी मीटर, और मीटर के लिए हम लोग लिख सकते हैं एल. टाइम को हम लोग सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट विल बी अंडर रूट कह रहा हूं, दैट विल बी टी. और टी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्स में, और ये आएगा हमारे पास एल टी इनवर्स 1. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंड इट विल बिकम, वेलोसिटी के लिए भी ऊपर फाइंड किया तो उसको यूज कर लेते हैं दैट इज एल टी इनवर्स, और टाइम के लिए कितना हो जाएगा? टी. अब ये टी ऊपर जाएगा तो -1 दैट विल बी -2, और ये हमारा इसका डायमेंशन बन गया. फोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज फोर्स बहुत जगह यूज होता है. तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए रिप्रेजेंटेशन देंगे m से, और एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग दैट इज एल टी इनवर्स 2, तो ये बन जाएगा m एल टी इनवर्स 2. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इट विल बिकम, फोर्स के लिए भी ऊपर निकाला हम लोगों ने, कितना है? m एल टी इनवर्स 2, एंड डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे l से, तो ये बन जाएगा हमारे पास m l स्क्वायर टी इनवर्स 2. पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम. वर्क के लिए भी ऊपर हम लोग ने डिफाइन किया. देखो एक से एक लिंकअप में चल रहा है, ये चीज नोटिस अगर करोगे तो देखो लिंकअप में ये चीजें हैं. अगर ये लिंकअप समझ में आएगा तो डायमेंशन बहुत इजी है, बट
फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट फॉर्मूले डायमेंशंस निकालना टफ हो जाता है। पावर के लिए कितना होगा, वर्क अपॉन टाइम, और यहाँ पे हमारे पास वर्क के लिए ऊपर हम लोगों ने भी डिराइव किया, दैट इज एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, और टाइम के लिए हो जाएगा टी, ये बन जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -3। नेक्स्ट मोमेंटम के लिए निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा ये, दैट विल बी मास इनटू वेलोसिटी, मास की जगह हम लोग लिखेंगे m, और वेलोसिटी के लिए भी पीछे फाउंड किया हम लोगों ने कितना है, एल टी इनवर्स, और ये बन जाएगा एम एल टी इनवर्स 1। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आने वाला है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी सेम, भले काइनेटिक एनर्जी हो या दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हाफ अप्लाई करेंगे एज इट इज, तो यहाँ पे हम लोग हाफ को यूज नहीं करेंगे बिकॉज न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे यूज नहीं की जाती है। तो मास के लिए कितना हो जाएगा m, और वेलोसिटी के लिए भी पीछे फाउंड किया, दैट इज एम एल टी इनवर्स, होल स्क्वायर में 2 लगा है तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो उसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इनवर्स के साथ, जो बाहर 2 दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल, अब इसको अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम एम एल टी इनवर्स 2। देखो इसके लिए भी यही सेम आया है और काइनेटिक एनर्जी के लिए भी सेम आया है, तो ये चीज याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, बोथ विल हैव सेम डायमेंशन। और एक और टर्म से याद रख सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, जिसको हम लोग जनरली शॉर्ट में काइनेटिक और पोटेंशियली पढ़ते हैं, वो दोनों सेम होती है। प्रेशर के लिए होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए वैल्यू यूज कर लेते हैं, देखो फोर्स बहुत जगह यूज होगा, तो फोर्स का तो बहुत अच्छे से डायमेंशन याद होना ही होना चाहिए। तो एम एल टी इनवर्स 2, एरिया के लिए हो जाएगा एल स्क्वायर, एरिया के लिए एल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ को भी हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रेथ को भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, दैट विल बिकम एल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास एल टी इनवर्स 2 फोर्स के लिए, और नीचे एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। इंपल्स के लिए कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम, ये इंपल्स हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसका फोर्स इनटू टाइम, एम एल टी इनवर्स दैट विल बिकम, और इनटू टी इट विल बिकम एम एल टी इनवर्स 1। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, एम एल टी इनवर्स 2। अब एम एल टी इनवर्स फोर्स के लिए अप्लाई देखो कितनी जगह हो रहा है, परपेंडिकुलर के लिए हम लोग लेंथ के टर्म्स में एल ले लेंगे, एंड इट विल बिकम एम एल 2 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड इट विल बिकम एम एल टी इनवर्स 2 अपॉन एल स्क्वायर, एल ऊपर जाएगा तो एक से एक एल कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास एम एल स्क्वायर, दैट विल बिकम फॉर द स्ट्रेस। स्ट्रेन के लिए देख लेते हैं, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, सॉरी इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, दैट विल बिकम एल अपॉन एल, जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, मतलब कि स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को जब कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेन के लिए तो जीरो आया था, तो स्ट्रेस के लिए भी सेम वही बन जाएगा जो कि हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। नेक्स्ट लास्ट सरफेस टेंशन के लिए कितना हो जाएगा, दैट विल बी फोर्स अपॉन लेंथ, दैट विल बिकम, फोर्स के लिए एम एल टी इनवर्स 2 और लेंथ के लिए एल हो जाएगा, एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा एम टी इनवर्स 2। ये कुछ बेसिक डायमेंशनल क्वांटिटीज थी जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, फर्दर इससे ज्यादा भी हैं, बट एग्जाम्स में जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं ये क्वांटिटीज होते हैं, दैट आई डिस्कस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट अब ये समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से समझना। अब इससे ये पता चलता है दैट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम, मतलब कि हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होती है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एक एग्जांपल से समझो। यहाँ पे सपोज वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेसिंग एट a इक्वल टू b प्लस c, इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन वी कैन रिप्रेजेंट एज, अगर मैं डायमेंशन के टर्म में क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। मान लेते हैं मेरे पास एक क्वांटिटी है दैट इज a इक्वल टू b प्लस c, नाउ इन डायमेंशन वी विल रिप्रेजेंट एज a इक्वल टू b इक्वल टू a इक्वल टू b प्लस c, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, फ्रॉम दिस वी गेट की a अगर b प्लस c दोनों की इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं कि डायमेंशन a किसके इक्वल है, डायमेंशन b के, और कह सकता हूं डायमेंशन a किसके इक्वल है, डायमेंशन c के, और लास्ट में ये भी कहा जा सकता है कि डायमेंशन b किसके इक्वल है, डायमेंशन c के। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें ये पता चलता है कि डायमेंशन ऑफ सॉरी that will become dimension of a and b both are same and a is equal to c and b equal to c। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कैसे होता है। नाउ इफ आई एम टेकिंग t इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब,
अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करता हूं जहां पे t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है और हमें निकालना है a, b और c। हमें इस वैल्यू को निकालना है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में दो वैल्यूज पता है जैसे t और x डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके कैसे ABCD को निकालेंगे ये देखते हैं। वी कंसीडर दिस इक्वेशन टू बी लाइक a इक्वल टू b प्लस c प्लस d इक्वल टू e। अगर मैं अपनी इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं जो मुझे गिवन है, तो ये इस इक्वेशन से कंपेयरिंग के बाद हमारे पास t की वैल्यू कितनी आएगी, डेट विल डायमेंशन t इज इक्वल टू डायमेंशन ax। अब डायमेंशन t इज इक्वल टू डायमेंशन ax मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट विल बी t और डायमेंशन a इंटू डायमेंशन x। अब अगर मैं t को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, डेट विल बिकम डायमेंशन a इंटू l। तो ये हमारे पास बन जाएगा, डायमेंशन a होता है हमारे पास, डेट विल बी t अपॉन l और ये हमारे पास बनेगा t अंडर रूट और t l इनवर्स 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डायमेंशन bx स्क्वायर को। अब मैंने बोल दिया कि डायमेंशन t किसके इक्वल है, डायमेंशन bx स्क्वायर के। तो t इक्वल टू कितना ले लेंगे, दैट विल बिकम डायमेंशन b इंटू डायमेंशन x स्क्वायर। अब डायमेंशन b को हम लोग लिखेंगे b और डायमेंशन x स्क्वायर को लिखेंगे l स्क्वायर। अब ये रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, दैट विल बिकम t अपॉन l स्क्वायर और डायमेंशन b कितना आ गया हमारे पास, lt इनवर्स 2। लास्ट dt डायमेंशन t इक्वल टू डायमेंशन cx क्यूब, हमारे लास्ट जो ये प्रोडक्ट वेरिएबल है उसको यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा t इक्वल टू डायमेंशन c इंटू डायमेंशन x क्यूब। अब t इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये दैट विल बिकम c इंटू डायमेंशन x क्यूब और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे डायमेंशन c इंटू l क्यूब। अब डायमेंशन c इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये t अपॉन l क्यूब और एट लास्ट ये बनेगा हमारे पास डायमेंशन c इक्वल टू t l इनवर्स 3। अब इससे क्या पता चलता है कि हम लोग एक एक क्वांटिटी को यहाँ पे x y z की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन। इन्हीं पर्पस के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फाउंड की गई है और ये फॉर्मूला कह सकते हो या तो तुम इसको याद कर लो इक्वेशन के टर्म में। इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वेश्चंस पे अप्लाई की जाती है जो यहाँ पे एक इक्वेशन के टर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कहां यूज होता है। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूज करते हैं हम लोग। दूसरा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। थर्ड, डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन तीनों एप्लीकेशन को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट इज कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट को मुझे अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाएगा। अब इसके लिए पहला स्टेप क्या है, वी नो दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस एज देयर प्रोडक्ट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसके प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 2 kg, तो यहाँ पे देखो ये 2 क्या है, नंबर, और kg क्या है हमारे पास, यूनिट। सेकेंड, इन ऑर्डर टू चेंज अ गिवन नंबर सिस्टम इन अनदर फॉर्म वी एक्सप्रेस इनटू सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n1 इक्वल टू m1 l1 t1 और सबकी पावर x y z इक्वल टू n2 इंटू m2 l2 t2 और पावर में x y z। ये फॉर्मूला याद रखना बिकॉज ये यूज होने वाला है। जहां पे n1 और n2 क्या है, मेरे पास n1 की वैल्यू है जो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगी और n2 है अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी गेट फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट। अब यहाँ पे m1 l1 t1 की पावर के साथ x y z जो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ द ओल्ड यूनिट सिस्टम, और जो ये m2 l2 और t2 है वो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ द न्यू यूनिट सिस्टम। थर्ड, वी फाइंड वैल्यू ऑफ n2 फ्रॉम द अबव इक्वेशन। हम लोग यहां से n2 की वैल्यू जो कि न्यू सिस्टम है जिसको मुझे ओल्ड से कन्वर्ट करना है, तो वहां पे हम लोग उसको फाउंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को देख के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं कि कैसे पुटअप किया जाता है। सी, द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर इज 332 मीटर सेकेंड इनवर्स, कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर आवर इनवर्स। हमें इसको किलोमीटर आवर्स में चेंज करना है। अब वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर हमें जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज v इक्वल टू 332 मीटर सेकेंड इनवर्स, मुझे उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो n1 को मैं मान लूंगा अपना मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर को मान लूंगा अननोन क्वांटिटी जो मुझे निकालनी है। अब अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला दैट वी यूज अर्लियर, n1 इक्वल टू m1 l2 t1 पावर के साथ x y z और n2 इंटू m2 l2 t2 पावर के साथ x y z। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले
हम लोग मीटर पर सेकंड और किलोमीटर के डायमेंशन को जल्दी से गेट कर लेते हैं कि वो क्या होता है। अगर मैं मीटर पर सेकंड की डायमेंशन को गेट करता हूं तो वो आता है मीटर के लिए L और सेकंड के लिए डेट विल बी T। सिमिलरली फॉर द किलोमीटर इट विल बी L एंड फॉर आवर डेट विल बी T। तो जो डायमेंशन रिलेशन हमें मिलता है मीटर पर सेकंड के लिए या किलोमीटर पर आवर के लिए वो होता है m पावर में जीरो। पावर में जीरो क्यों है? क्योंकि किसी भी वैल्यू के पास अगर पावर नहीं होती तो उसको जीरो से प्रेजेंट करते हैं। और T इनवर्स 1, ये हमारे पास डायमेंशनल रिलेशन है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर के लिए। अब अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n1 की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, डेट इज 332 m1 l1 t1, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन वी आर पुटिंग m1 l1 एंड t1। x y z की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो x y z की वैल्यू हम लोगों ने जो यूज की है वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो x की वैल्यू है मेरे पास 0, y की वैल्यू है मेरे पास 1 और L की Z की वैल्यू है मेरे पास -1। अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें आंसर पता चलेगा। तो यहां पे देखो m1 की पावर 0, l1 की पावर 1, t1 की पावर -1, n2 इक्वल टू m2 की पावर 0, l2 की पावर 1 और t2 की पावर -1। अब n2 यहां से निकाल लेंगे एज अ सब्जेक्ट तो ये डिवाइड में आ जाएगा, दैट विल बिकम 332 डिवाइडेड बाय m1 l1 t1 अपॉन m2 l2 अपॉन t2। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू कि 332 को अब यहाँ पे इसको इंडिविजुअल टर्म करके लिख लेते हैं, m1 को एक साथ, l1 l2 को एक साथ और t1 t2 को एक साथ। अब इनकी पावर सेम है तो यहाँ पे हम लोग उसको 0 और यहाँ पे l1 l2 अपॉन पावर में 1, t1 अपॉन t2 दैट विल बी द पावर में -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, m1 m2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा दैट विल बिकम 1 इंटू l1 l2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर किलोमीटर और t1 t2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेकंड पर आवर। और 1 मीटर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, ये अगर ना पता हो तो लिख लो, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर, क्योंकि मुझे उसको किलोमीटर में चेंज करना है तभी मैं इसको कैंसिल आउट कर पाऊंगा। और 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 3600 सेकेंड, ये भी यूज कर लेते हैं। और 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। अब वैल्यूज में इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, बिकॉज नीचे किलोमीटर और आवर है तो मुझे अपनी अपर वैल्यूज को भी उसी हिसाब से यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, डेट इज 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर अपॉन किलोमीटर। और यहाँ पे मैंने यूज किया डेट इज 1 सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन 3600 पर आवर। आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलिंग आउट व्हाट वी विल गेट 332 इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3600 इनवर्स में 1। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू 3600, क्योंकि ऊपर वैल्यू इनवर्स में जाएगी तो ये क्या बन जाएगा होल में। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1195 और हम लोग किलोमीटर में इसको क्या लिखेंगे, दैट विल बिकम 1195 किलोमीटर पर आवर इनवर्स में। तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो और यही हमारे पास क्या था, हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चला इस एग्जांपल से कि हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। द वैल्यू ऑफ अ फोर्स इज 36 यूनिट इन अ सिस्टम हैविंग द मीटर, किलोग्राम एंड मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑफ सीजीएस यूनिट। अब हमें निकालना है कि सीजीएस यूनिट में उसकी वैल्यू कितनी होगी और गिवन है हमें क्वेश्चन में मीटर, किलोग्राम और मिनट के टर्म्स में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है फोर्स का होता है F इक्वल टू ma, और यहां पे अगर मैं a को लिख सकता हूं दैट इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये बन जाएगा हमारे पास m इंटू वी अपॉन टी। डायमेंशनल में इसको चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास m इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन पीछे यूज कर चुके हैं, दैट इज एल टी इनवर्स अपॉन टी। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एम एल टी इनवर्स टी, और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एम एल टी इनवर्स 2। सीधा फोर्स के लिए भी लिख सकते हो, डिराइव करने की जरूरत ना हो, अगर फोर्स का सीधा सीधा डायमेंशनल याद है तो यूज कर सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें क्वेश्चन में 36 यूनिट दिया है जो कि हमें केजी मीटर पर मिनट स्क्वायर में दिया हुआ है, दैट इज इन द फंडामेंटल यूनिट्स। तो n1 हमें नोन है, दैट इज इन एसआई सिस्टम, हमें चेंज करना है n2 में, दैट इज इन द सीजीएस सिस्टम। फॉर्मूला पुटअप करेंगे यहाँ पे n1 m1 डॉट n2 m1 l2
T1 इक्वल टू N2 M2 L2 इंटू T2। अब यहां से फॉर्मूले को पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक चीज पहले से हम लोग यूज कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू कितनी है और z की वैल्यू कितनी है, ये कहां से निकालेंगे, यहां से। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू -2 है। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास 36 n1, ये n1 है, ये हमारे पास m1 L2 m1 L1 T1 की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर ली x y z के टर्म्स में, और n2 हमें पता नहीं है, m2 के टर्म्स में भी हम लोग x y z को रखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास m2 L2 T इनवर्स 2। अब n2 को सब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे, दैट विल बिकम 36 अपॉन m1 L2 T1 इनवर्स में 2, नीचे m2 T2 और ये। अब इंडिविजुअल m1 m2 को एक तरफ लिख लेंगे, L2 L1 को एक तरफ, T1 T2 को एक तरफ। आफ्टर चेंजिंग इट, तो m1 m2 की जो वैल्यू थी हमारे पास, उसको हम लोग अपने यूनिट्स में लिखेंगे, दैट विल बी kg अपॉन ग्राम, और यहाँ पे मीटर अपॉन सेंटीमीटर, मिनट अपॉन सेकेंड। अब 1 ग्राम में होता है 10 टू द पावर, अगर kg को ग्राम में चेंज करेंगे दैट विल बिकम 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो दैट विल बिकम 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे दैट विल बिकम 30 सेकंड। अब यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, एंड आफ्टर गेटिंग व्हाट वी आर सॉल्व, तो 36 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 1 अपॉन 60 का इनवर्स। यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है, इनवर्स को सॉल्व इस तरीके से किया जाता है, ये भी देख लो। तो अगर यहाँ पे 60 पावर में -2 लिखा है, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन 60 का होल स्क्वायर, वही यूज किया हुआ है यहाँ पे। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, n की वैल्यू दैट इज 1000, और इसको हम लोग चेंज कर चुके हैं CGS यूनिट में, दैट इज 1000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड में, और या तो इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 10,000 1000 डाइन, ये भी हमारे पास आंसर इसका हो सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ये क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स टू इन CGS सिस्टम। हमें क्या करना है, चेंज करना है इसको CGS सिस्टम में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे हमें n1 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि नोन है। अननोन हमें डाइन में चेंज करना है, तो ये हमारे पास अननोन है। अब 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, ये वैल्यू याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो तो याद कर लेना। यूजिंग अवर फॉर्मूला n1 m ब्रैकेट में m1 L2 T1 पावर में xyz, n2 इंटू m2 L2 T2 पावर में xyz। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n1 की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 10 टू द पावर 5, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और n2 को लिखेंगे हम लोग दैट इज डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे न्यूटन अपॉन डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। आफ्टर चेंजिंग 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन एंड 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल चेंजिंग, डाइन से डाइन कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एंड आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट दैट इज n2 इक्वल टू 10 टू द पावर 6। ये हमारे पास चेंज हो गया डाइन्स के अंदर, और ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एप्लीकेशन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज फॉर चेकिंग द करेक्शन ऑफ एन इक्वेशन। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोग इक्वेशन में कैसे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, यू विल गिव एन इक्वेशन एंड विल आस्क टू चेक इट्स करेक्टनेस। हम लोगों को इक्वेशन मिलेगी, उसकी करेक्टनेस हमें चेक करना होगा। फॉर दिस वी विल सेटिस्फाई द LHS एंड RHS। जो मैथ्स में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पढ़ा है, उसको हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम लोग ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज डायमेंशन LHS इज इक्वल टू डायमेंशन RHS। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के बिहाफ पे। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ E इक्वल टू MC स्क्वायर, बहुत फेमस इक्वेशन है जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। नाउ यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज डायमेंशन E। अब E की डायमेंशन होती है ML T इनवर्स ML स्क्वायर T इनवर्स 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है MC स्क्वायर मतलब मास, और C की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज LT इनवर्स माइनस में स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा ML T इनवर्स 2। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल, हेंस हियर इट इज प्रूविंग दैट LHS इज इक्वल टू RHS। अब इससे हमें ये पता चला कि LHS किसके इक्वल है, RHS के। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है FS इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस m अपॉन हाफ mu स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, m इज मास
एंड एफ यू एंड बी द रिस्पेक्टिव इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे LHS किसके इक्वल है, RHS के। क्वेश्चन में सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी नो दैट इफ द टर्म्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शन देन देयर डायमेंशन विल बी रिमेन सेम। तो हमें होमोजेनिटी से ये पता है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उनकी डायमेंशन क्या रहने वाली है, सेम। तो यहाँ पे दैट इज A इक्वल टू B प्लस C, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि डायमेंशन B इज इक्वल टू डायमेंशन C। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अपना चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें जो B दिया हुआ है उसको मान लेते हैं दैट इज हाफ mv स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है B, और हाफ mvu स्क्वायर इसको मान लेते हैं C। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायमेंशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन हाफ mvu स्क्वायर। नाउ वी नीड टू कंपेयर LHS डायमेंशनल फोर्स। तो हमें फोर्स के लिए प्रूव करना है, तो हम लोग फोर्स के लिए क्या करेंगे, दैट विल बिकम हाफ mv स्क्वायर और ऑफ हाफ mu स्क्वायर। अगर मैं किसी को भी एक के इक्वल प्रूव कर दूं, या तो मैं कह दूं कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू fs, और कह दूं या हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू fs, दोनों ही बातें सेम होगी। तो मुझे एक के लिए प्रूव करना है, देन दूसरे के लिए पता हमें चल जाएगा। नाउ डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होता है हमारे पास कितना होता है, दैट इज MLT इनवर्स 2। मैंने इसीलिए पहले भी बोला है कि फोर्स के लिए याद करना है हमें। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन यूज करूंगा दैट विल बिकम ML स्क्वायर T इनवर्स 2, और इससे हमें क्या पता चलता है कि डायमेंशन जो हमारे पास LHS में दी हुई है और RHS में, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इससे हमें ये वेरिफिकेशन मिल गया कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे रो इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई REG दिया हुआ है, जहां पे रो हमारे पास डेंसिटी है, RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। हमें इसमें ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास अर्थ के रेडियस के अर्थ के स्फीयर के लिए यूज हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ सच टर्म्स कैन बी मस्ट बी इग्नोर्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाइल कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑल सच कांस्टेंट टर्म्स बी इग्नोर्ड। कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करना है बिकॉज जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा डिफाइंड होती हैं, तो उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो उनको हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे। अब क्वेश्चन में मैं LHS में क्या दिया हुआ है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की अगर मैं लिखूंगा डायमेंशन के टर्म में तो मास के लिए हो जाएगा m, और डायमेंशन के लिए कितना हो जाएगा L क्यूब। सॉल्व कर लेंगे फर्दर तो ये बन जाएगा हमारे पास ML इनवर्स 3T0, और ये हमारे पास बन गया फॉर द डायमेंशन फॉर द रो। तो अगर मैं t को 0 मान लूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी ML इनवर्स 3। माइनस में RHS में चेक करते हैं। अब डायमेंशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की वजह से डायमेंशन मिलेगा वो कितना होगा, दैट विल बी LT इनवर्स 2, और रेडियस के लिए जो डायमेंशन बनेगा दैट विल बी L। तो और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के लिए जो हमारे पास बनेगा वो कितना बनेगा, ML इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2। तो G के लिए जो ग्रेविटेशनल यहाँ पे डायमेंशनल होती है वो वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्टली यूज की है, लर्न कर सकते हैं हम लोग, पीछे वैल्यूज दी रहती हैं। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे F इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी G m1 इंटू R स्क्वायर। तो हम लोगों ने G को कहाँ से निकाला है, ये यहाँ पे शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहो तो यहाँ से देख लो या तो डायरेक्टली याद भी कर सकते हो या निकालना सीख लो। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपने RHS वाले टर्म में। तो RHS में हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, LT इनवर्स 2 अपॉन L M1 इनवर्स माइनस में L3T1। तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L को कैंसिल आउट कर लेंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 3G अपॉन 4 पाई REG की जगह दैट इज ML इनवर्स 3। अब इससे क्या पता चलता है कि LHS की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए और RHS की, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मतलब कि ये डायमेंशनल डायमेंशनली ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, दैट इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। V इक्वल टू 4 पाई R V इक्वल टू 4P R की पावर 4 8 ईटा L, where V is the volume of a liquid, coefficient of viscosity जो हमें दी गई ईटा, falling per second through the horizontal capillary tube, radius R and length having the pressure P inside its two ends। तो हमें ये दिया हुआ है, इसमें LHS इसको मान लेंगे, that is LHS, ये हमारा LHS है, और ये हमारे पास क्या है RHS। कांस्टेंट इसमें जो टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, पाई और 8, जिनको कांस्टेंट मान के हटा के यूज करेंगे। अब यहाँ पे LHS को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर RHS को। तो LHS को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वॉल्यूम के लिए हमें पता होता है डायमेंशन, दैट इज L क्यूब। RHS के लिए सॉल्व करना है हमें, दैट विल बिकम रेडियस ऑफ अ वेसल, रेडियस के लिए हमें पता है L होता है,
टाइम के लिए भी हमें पता है टी होता है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा चेंज इन प्रेशर, एंड लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज एल। अब ये वैल्यू जब हमारे पास बनेगी तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, चाहे तो यूज कर सकते हैं। फोर्स के लिए हमें पता होती है डायमेंशन, एरिया के लिए भी पता होती है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए भी हमें पता होती है। इससे हम लोग अपना ईटा सॉल्व करेंगे दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पे जब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, एम एल इनवर्स टी इनवर्स एम एल माइनस इनवर्स और टी की पावर -1। अब यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं दैट विल बी एल टी इनवर्स अपॉन एल, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा टी इनवर्स। अब LHS की वैल्यू हमें पीछे फाउंड की थी, कितनी थी एल क्यूब, और RHS की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है दैट इज एल टी L3। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो हम लोगों ने गेट की है, तो ये बन जाएगा एल क्यूब टी इनवर्स 1। अब यहां से हमें क्या पता चलता है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे v इक्वल टू अंडर रूट एफ अपॉन एम दिया गया है, जहां पे v एक वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव की इन अ स्ट्रिंग मास पर यूनिट लेंथ m एंड स्ट्रेच अंडर द f। LHS सबसे पहले v दैट इज v के लिए होता है एल टी इनवर्स, और RHS में हमें अंडर रूट एफ अपॉन एम दिया हुआ है, तो f के लिए अप्लाई कर लेते हैं। और एक चीज नोटिस रखना, अंडर रूट को जब भी हम लोग हटाते हैं तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, तो पावर से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग f के लिए लिखेंगे एम एल टी इनवर्स 2, और मास m के लिए कितना हो जाएगा ये m अपॉन एल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इट विल बिकम एल टी इनवर्स 2 होल पावर में 1/2। सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये बन जाएगा हमारे पास एल टी इनवर्स 1, और फॉर दैट हमारे पास यहाँ पे LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दिया हुआ है E इक्वल टू एच बी, हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं। तो E के लिए सबसे पहले यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे E के लिए डायमेंशन जो होता है कितना होता है, दैट फॉर डायमेंशन विल बी HV। तो इन द टर्म्स ऑफ HV यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन को निकालना चाहूंगा तो H के लिए अलग निकालूंगा और V के लिए अलग निकालूंगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग एक चीज यूज करने वाले हैं दैट इज 1/टाइम। तो अगर मैं H को निकालना चाहता हूं तो H का फॉर्मूला होता है यहाँ पे दैट इज E अपॉन V, और यहाँ पे V की वैल्यू हम लोग क्या यूज कर रहे हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये V जनरली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है। E के लिए एनर्जी के लिए हमें पता है कितना होता है दैट इज ml² T इनवर्स -2 और T इनवर्स 1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना होगा ये, दैट विल बी T से एक T पावर में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आंसर हमारे पास कितना आएगा ml² T इनवर्स -1। इससे हमें क्या निकालना था, डायमेंशनल यूनिट निकालनी थी जूल पर सेकंड में, और ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लास्ट टर्म बचता है हमारे पास डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, सपोज देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज एग्जांपल A B C D व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर। मान लेते हैं ABCD कोई 4 क्वांटिटीज हैं, वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, बट वी डोंट नो हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन देयर रिलेशन। अब हमें ये नहीं पता है कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेशन में कनेक्टेड है। इन दिस केस डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। अब ऐसे कंडीशन में डायमेंशनल एनालिसिस हमें हेल्प करती है कि कैसे उनके बीच में रिलेशन गेट किया जाए, और यही हमें एक इक्वेशन बना के देता है। जितनी भी इक्वेशन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इक्वल टू ma, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑल दिस क्वांटिटीज जो हम लोगों ने गेट की वो एक इक्वेशन के टर्म में है। तो इक्वेशन में कैसे आती है उसको हम लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। स्टेप क्या है इसके लिए, राइट द क्वांटिटीज विच हैज बीन आस्क्ड टू रिलेट देयर क्वांटिटीज ऑन LHS। तो सबसे पहले LHS में लिखेंगे जो क्वांटिटीज रिलेट हो रही हैं। दूसरा RHS में क्वांटिटीज लिखेंगे दैट आर अननोन। We actually have to find the numerical values of these powers to get the relation between LHS and RHS. Relate the common dimension between LHS and RHS and obtain the unknown powers of a value. अब इस टर्म को समझने के लिए सबसे इजी है कि एक एग्जांपल अंडरस्टैंड किया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दैट द इक्वेशन H इक्वल टू 1/12 gt फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी in time t is incorrect. Find the correct equation with the help of dimensions. हमें क्या करना है, करेक्ट इक्वेशन फाइंड करनी है विद द यूजिंग मेथड। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS गेट करते हैं। तो LHS की वैल्यू में कितनी दी गई है दैट इज H की हम लोग क्या लिख सकते हैं L।
RHS में हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हाफ है, हाफ को हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो उसके बाद क्या बचता है GT, तो GT के लिए कितना लिख सकते हैं, दैट विल बी L इंटू T इनवर्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा LT इनवर्स, तो G के लिए होती है इसकी वैल्यू ग्रेविटी के लिए, दैट इज LT इनवर्स 2 और T हमारे पास ये बन जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, LT पावर -1, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, इससे हमें क्या पता चलता है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नाउ वी ट्राई टू एस्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन H, G एंड T। अब हमें क्या करना है कि H, G और T के बीच में करेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अब सपोज कर लेते हैं कि ऐसा कि H इज इक्वल टू हाफ G पावर X एंड T पावर Y, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे वी फाइंड टू X एंड Y, हम लोग अगर X एंड Y को यहाँ पे गेट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में रिलेशन कैसा है। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, L इक्वल टू LT इनवर्स जो G के लिए होता है और T दैट इज फॉर द टाइम। अब L के लिए जो पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, M इन M की पावर 0 L T पावर 0 एंड L के लिए कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम L पावर, अंदर मल्टीप्लाई कर लो पावर में इंडिविजुअल, तो दैट विल बिकम L पावर X और T -2 पावर -2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा T पावर Y। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना बन जाएगा ये M पावर 0 L T 0 और ये हो जाएगा हमारे पास L पावर X T -2x प्लस Y। अब T और T हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये छोटा सा फॉर्मूला होता है कि जब बेस यहाँ पे T और T कॉमन है तो यहाँ पे पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ सिमिलर इन द टर्म्स ऑफ बोथ साइड, अगर मैं पावर्स को कंपेयर करता हूँ दोनों साइड्स में तो L के लिए कितना हो जाएगा, L यहाँ पे मेरे पास कितना है, दैट इज 1 और यहाँ पे कितना है, दैट इज फॉर X। T के लिए यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 0 और यहाँ पे T की जो पावर है -2x प्लस 1, 0 से अगर इसको मैं इक्वल करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास निकाल सकते हैं, X की वैल्यू पर 1 आ चुकी है, इसमें से X इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 0 इक्वल टू 2 इंटू 1 n प्लस y और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2। सब्सटीट्यूट कर लेते हैं अपने इस y और x की वैल्यू को अपने इक्वेशन फर्स्ट में a में, तो यहाँ पे जब मैं इक्वेशन a में सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमारे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज अवर करेक्ट रिलेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, द एनर्जी ऑफ द energy of a particle oscillating in SHM depends on the mass m of particle, frequency and amplitude of, show the dimension that E is directly proportional to m n square a square। अब एनर्जी के लिए डायमेंशन सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज m की पावर इनवर्स 1 t l पावर स्क्वायर t पावर -2, मास के लिए होता है m पावर 1, फ्रीक्वेंसी के लिए t पावर -1, एम्पलीट्यूड के लिए दैट इज l1। रिलेशन में पुट अप करते हैं, इक्वल टू दैट इज k m1 x t -1 y एंड l1 y। अब यहाँ पे इसको e की जगह हम लोग उसकी डायमेंशन को यूज करेंगे और यहाँ पे इसको इंडिविजुअल लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं पावर्स को रिलेट करता हूँ तो m के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1, y के लिए हो जाएगा दैट विल -2 और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल करके तो y आ जाएगा 2 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सो द रिक्वायर्ड रिलेशन इज इक्वल टू k m n स्क्वायर a स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिलेशन जो कि हमें गेट करना था। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।